हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने जा रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन रेट मेजरमेंट से। क्वेश्चन में कहते हैं कि यार एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड्स जो है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रही है। तो आपको बताना है कि उसका एरिया किस स्पीड से इंक्रीज होगा। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे। ये एरिया किस स्पीड से इंक्रीज होगा जब साइड 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अपन लगाते हैं एरिया का फॉर्मूला √3/4a²। आप अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो dA/dt कितना निकल के आ जाएगा आपके पास में, √3/4 2a dA/dt। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन हो गया। ऑलमोस्ट आसान सा सवाल है। देखिए यहां से आपको मिलेगा √3/2 है ना, 2 से 4 कट गया। तो आपको ये dA/dt एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना कब है, जब साइड 10 सेंटीमीटर है। तो a का वैल्यू 10 है। और अगर बात करें dA/dt की, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, सॉरी। तो ये आपका आंसर आ गया है ना, 10√3, 2 से 2 कट जाएगा, 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ऑफ कोर्स एरिया का रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं। सो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन चॉइस कैलकाटा, 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को देखा जाए। आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है इस कर्व के लिए 3x² - y² = 8 विच इज पैरेलल टू द लाइन x + 3y = 8। बहुत ही ऑर्डिनरी सा सवाल। अगर आपको थ्योरी पता है इसका, तो ये जो कर्व है वैसे तो हाइपरबोला है। देखिए भाई, इस तरीके का कोई कर्व है ये, है ना, और अपने को सबसे इतना मतलब भी नहीं है। अगर आप एक जनरल कर्व भी बना लेंगे तो आपका काम चल जाएगा ना। वैसे ही कर्व ऐसा कुछ रहा होगा। ठीक है, अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि इसको नॉर्मल खींचना है। नॉर्मल आप जानते ही हैं, एक लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। नॉर्मल ऐसी कुछ बनी होगी, है ना, आप समझ रहे हैं। और ये नॉर्मल किसके पैरेलल है, नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है, x + 3y = 8। हर बच्चा देख पा रहा होगा कि इस लाइन का स्लोप है -1/3। मतलब हमारी जो नॉर्मल है उसका स्लोप भी -1/3 है। ये लाइन कहीं रही होगी ऐसी, अब मैं बनाना नहीं चाह रहा हूं, कंफ्यूजन हो जाएगा अदरवाइज फिगर में। हमारी लाइन, हमारा नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप सेम हो गया। तो ऑफ कोर्स क्योंकि स्लोप -1/3 है, तो टेंजेंट का स्लोप उस पॉइंट पे कितना रहा होगा, 3। आप समझ पा रहे हैं। किसी पॉइंट पे अगर नॉर्मल का स्लोप -1/3 है, तो आप जानते हैं टेंजेंट नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और दो परपेंडिकुलर लाइन का m1 m2 -1 रूल फॉलो होता है। तो इसका मतलब इतना हो गया सिंपली कि जो हमारा कर्व है उसको उस पॉइंट P पर dy/dx का वैल्यू 3 होगा। समझ गए हम। तो डिफरेंशिएट कर दो अपने कर्व को, आ जाओ। 6x - 2y dy/dx = 0। तो dy/dx आ जाएगा 3x/y, है ना। 6x/2y आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तो 3x/y, और ये कितना है बाय द वे यार, ये है 3। दिस इज इक्वल्स टू 3। मतलब उस पॉइंट पे x = y हो गया यार, है ना। इक्वेट करो इसको, 3 से 3 गए, x = y। मतलब जिस पॉइंट पे ये सब काम हो रहा है वहां पे x = y है। रख दो अपने कर्व में x = y। ठीक है, आप चाहो तो थोड़ा इलेबोरेट काम भी कर सकते हो, है ना। वैसे तो अब एमसीक्यू का ये चैप्टर है, सब्जेक्टिव का है नहीं। अगर सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आए तो आप थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हैं कि भाई पॉइंट P को मान लें अल्फा, बीटा। फिर यहाँ से आपके पास रिलेशन आ जाएगा अल्फा = बीटा। फिर आप बोले अल्फा, बीटा इस कर्व पे बैठा है, तो आपके पास में एक इलेबोरेट सा अच्छा सा आंसर तैयार हो जाएगा, सिस्टमैटिक। ठीक है, एनीवे, तो अब हम पॉइंट P के लिए क्या बोलेंगे, x = y है, तो रखिए 3x² - x² 8 है, तो x² का वैल्यू 4 है, तो x का वैल्यू ±2 है। सही है भाई, उन्होंने एक ही दिया है वैसे तो, ठीक है ना। x को 2 भी ले सकते हैं, -2 भी। अगर हम x को 2 ले लेते हैं तो y का वैल्यू भी 2 ही आ जाएगा, क्योंकि x = y है। तो x को 2, y को भी 2 ले लो। और स्लोप तो अपने को पहले से ही पता है, नॉर्मल का स्लोप अपना कितना था, -1/3। तो इक्वेशन लिख डालते हैं हम। तो ये हो जाएगा y - 2 = -1/3 × x - 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 3y - 6 = -x + 2। सो दिस बिकम्स x + 3y = 8। ये आपका आंसर। देखें जरा कौन सा ऑप्शन चॉइस है, x + 3y = 8। यहाँ पे आ रहा है अपने पास +-8 लिख रहे हैं वो लोग, तो उन लोगों ने दोनों पॉइंट ले लिए, विच इज अ गुड थिंग। अगर अपन यही वाला पॉइंट -2, -2 लेते तो अपना नॉर्मल आता y + 2 = -1/3 × x + 2। आप समझ पा रहे होंगे, ज़्यादा कुछ चेंज किया नहीं है मैंने उसी पॉइंट को 2, 2 की जगह -2, -2 ले लिया। सही है। खैर, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा -x - 2, तो x + 3y + 8 = 0। तो ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, इधर -8 = 0, इधर +8 = 0। तो अपना आंसर कैलकाटा चॉइस आ गया। सही है भाई, ठीक है।
चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन में बोलते हैं वो लोग कि ये वाला कर्व ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 7 एंड एक्स क्यूब बराबर वाई, ये कर्व अगर एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है कि भाई ए का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, ठीक है ना, इफ दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर एंड ऑल्सो एट द पॉइंट 1,1। तो वैसे यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया, क्योंकि यार देखो उन्होंने बोल दिया कि 1,1 पे दोनों ऑर्थोगोनल है, तो यहाँ ऑर्थोगोनल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ, क्योंकि 1,1 से हमारा कर्व निकलता है, तो हम इसको 1,1 से पास करा देंगे तो a का वैल्यू ऐसे ही आ जाएगा यार, है ना। चलिए तो अपने पास में आएगा a + 1 = 7, तो a का वैल्यू 6 आ गया। बट ठीक है, अब क्वेश्चन क्योंकि ऑर्थोगोनलिटी का है ना, तो अपन इस बहाने ऑर्थोगोनलिटी रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। लेट अस मेक देम ऑर्थोगोनल, प्रूव कर देते कि वो ऑर्थोगोनल है। तो 6y + x² बराबर 7 ये अपना एक कर्व, और एक कर्व y बराबर x³ है ना, x³ बराबर y या y बराबर x³। करो डिफ्रेंशिएट इसको, 6y डैश + 2x = 0, तो y डैश आ गया -x/3, -2x/6 x/3। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो y डैश 3x²। तो हमें तो 1,1 पे बात करनी है डालते हैं 1,1, तो यहाँ से अपने पास में m1 आ जाएगा -1/3, पार्डन मी फॉर दिस, ठीक है। ये आ जाएगा अपने पास में -1/3, और अगर यहाँ से m2 की बात करें तो ये आ जाएगा 3, दिख ही रहा है भैया, m1 m2 -1 हो रहा है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इट इज़ गिविंग अस m1 m2 -1, तो ऑफकोर्स वो कर्व एक दूसरे के ऑर्थोगोनल रहे होंगे। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया बिकॉज हमको ऑर्थोगोनलिटी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, है ना। चलिए ठीक है ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल सा, वो कह रहे हैं कि ये जो कर्व है इसका टेंजेंट का स्लोप निकाल के बताइए 2,-1 पे। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही नयापन है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ कर्व दे रखा है ना, तो अपने को पहले कर्व निकाल लेना चाहिए या पैरामेट्रिक फॉर्म में सॉल्व करते अपने को आना चाहिए, ठीक है। सो मैं तो सजेस्ट करूंगा पैरामेट्रिक में सॉल्व करें, क्योंकि देखो यहाँ पे टी को एलिमिनेट करना थोड़ा सा भारी काम हो जाएगा, तो बिना मतलब अपन उसमें ना कैलकुलेशन में इन्वॉल्व हो, तो अपन क्या करते हैं dy/dx निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy/dx। तो आपको पता होगा ये बात कि जब पैरामेट्रिक फॉर्म होता है मतलब x और y दोनों t के फॉर्म में होते हैं, तो दोनों को t के फॉर्म में अलग अलग डिफरेंशिएट करके और फिर डिवाइड कर देना, जो भी अपन ने एबोडी वाले टॉपिक में भी किया था, ठीक है। चलिए ठीक है, तो dy/dt कितना आ जाएगा यार 4t - 2। बात करें dx/dt की तो 2t + 3 आपका, है ना, डेरिवेटिव आ गया। अब बस चैलेंज इतना सा है कि t का वैल्यू पता करना है कि वो कौन सा t का वैल्यू है जहां पे ये सब हो रहा है, नॉट अ बिग डील। अब देखिए 2,-1 पॉइंट है, मतलब उस पॉइंट पे x 2 है और y -1 है, तो लिख दो यार x है t² + 3t - 8 का वैल्यू 2 है, तो t² + 3t - 10 0 है। अगर आप इसको फैक्टर बनाएंगे तो t + 5t - 2 0, तो t के दो आंसर आ जाएंगे -5 और 2। और हमें ऐसा t लेना है जिसके लिए y का वैल्यू -1 आता है, तो ये भी देख लेते हैं, t को 2 लेते हैं तो 8 लिख ही देते हैं यार, है ना इसको, तो y कितना आ जाएगा 8 - 4 - 5 आ गया यार -1, तो t 2 ही है हमारा। और अगर -5 लेंगे तो ये आ जाएगा 50 + 10, ये तो कहीं से कहीं तक -1 नहीं बन रहा, तो ये रिजेक्ट हो गया। रख दो फिर t को 2 रखोगे तो 8 - 2 अपॉन 4 + 3 दैट इज गोइंग टू बी 6/7 इज द आंसर, दैट इज बॉम्बे। सो क्या कंक्लूजन है इस क्वेश्चन से, क्या मैं आपको कंक्लूजन देना चाहूंगा, जब भी पैरामेट्रिक फॉर्मेट है dy/dt अपॉन dx/dt, दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और फिर म्यूचुअल डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो लोग कि एक फंक्शन है r से r डिफाइंड है, जिसका डेफिनेशन है 2x + cos x। तो हमको बताना है कि जो फंक्शन f है देन f फंक्शन इज, जो हमारा फंक्शन f है इसका मिनिमम आता है x = 3 पर, ये 3t नहीं है एक्चुअली 3 है यार, है ना, दिस इज x = 3 नॉट t। या मैक्सिमम आता है x = 0 पर, या ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है या ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। बढ़िया बात है भाई किसी फंक्शन का मिनिमम कब आता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे यहाँ पर कहाँ मिनिमम आ रहा है, जब वो फंक्शन डिक्रीज करके इंक्रीज करे। मैक्सिमम कब आता है इंक्रीज करके डिक्रीज करे। पर मान लो तुम्हारा फंक्शन इंक्रीज ही करता चला जाता है या डिक्रीज ही करता चला जाता है, तो ना ही मैक्सिमा आती है ना ही मिनिमा। तो ये सब कैसे पता पड़ेगा, f' से। फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, डेरिवेटिव के साइन से पता लग जाएगा फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, कर दो डिफरेंशिएट।
2x का डेरिवेटिव 2, cos x का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स, ये आपका आ गया 2 माइनस साइन एक्स। और सब जानते हैं कि 2 माइनस साइन एक्स एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, साइन एक्स से बड़ा होता है 2 हमेशा। साइन एक्स की रेंज आप सब जानते ही हैं, रेंज ऑफ साइन एक्स इज सिंपली -1 से 1, ठीक है ना, -1 से 1, ठीक है। तो इसका मतलब डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमारा फंक्शन हमेशा कैसा यार, इंक्रीजिंग। डेली ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन चॉइस, ना ही इसमें मैक्सिमा आती ना ही इसमें मिनिमा आती, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं जो फंक्शन है डिक्रीजेस फॉर द वैल्यूज एक्स गिवन बाय, ये किस एक्स की वैल्यूज के लिए डिक्रीज होता है, नथिंग बिग डील। अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में बात करी, कोई फंक्शन डिक्रीज कब होता है, जब उसका डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो डिफरेंशिएट करते हैं। यूवी रूल लगा रहा हूं यार मैं, ये क्या करा मैंने, मैं लिख देता हूं इस चीज को, यू डैश वी प्लस यूवी डैश, ये यूवी का डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना। दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है, उसका डिफरेंशिएशन, पहले वाले का डेरिवेटिव इनटू सामने वाला पास वाला एज इट इज, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन पास वाला एज इट इज, है ना। x एज इट इज और x-3 होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू x-3। कॉमन निकाल लेते हैं x-3 को, तो अंदर अपने पास में बचेगा x-3 प्लस 2x, तो अंदर हो जाएगा अपने पास में x-3 और यहाँ पे आ जाएगा 3x-3, जिसमें से फिर से 3 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लूँ तो x-3 x-1। अब तो आपको पता ही है यार, ये तो आपको बनाना आता ही है कि डेरिवेटिव के लिए प्लस माइनस प्लस कैसे हुआ, थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। थोड़ा सोचो ना, 3 से बड़ा नंबर अगर रखोगे तो ये ब्रैकेट भी पॉजिटिव आंसर देगा, x को 3 से बड़ा नंबर अगर दोगे तो, और x को 3 से बड़ा दोगे तो x-1 भी पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब डेरिवेटिव का साइन आपके सामने है। तो भैया डिक्रीज कब हो रहा है, ये 1 से 3 के लिए। अब x 1 से 3 है तो आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। चलिए भाई, हाँ भाई, अगला क्वेश्चन भी पिछले 2 क्वेश्चन की ही फैमिली से है, कहने का मतलब डेरिवेटिव मोनोटोनिसिटी। इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं ना, सॉरी स्मॉलेस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं आपको। पॉलिनोमियल की वैल्यू, पॉलिनोमियल आपको दे रखा है x³ माइनस दिस, और 0 से 9 का इंटरवल दे रखा है। नो बिग डील। जब भी आपको मोनोटोनिसिटी मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछे, मैक्सिमा मिनिमा पूछे, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पूछे, डिफरेंशिएशन सबसे पहले आपको करना ही पड़ेगा। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, f डैश x निकालते हैं, इस फंक्शन को मैं fx बोल देता हूँ। कितना आएगा डिफरेंशिएशन, x³ का डेरिवेटिव 3x², इसका 36x प्लस 96, 3 अगर बाहर निकालेंगे तो x² माइनस 12x प्लस 32 के अगर टुकड़े करेंगे तो x-4 x-8, और ये पूरी कहानी के बाद में ये प्लस माइनस प्लस मुझे समझाने की जरूरत नहीं है शायद। तो आप देखिए ना, 0 से 9 में बात करें तो 0 कहीं यहां होगा और 9 कहीं यहां होगा, तो आपका फंक्शन पहले तो इंक्रीज कर रहा है 4 तक, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको कहां कहां वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। मिनिमम वैल्यू या तो आएगी यहां पर 0 पर, आप थोड़ा फील कीजिए, या फिर आएगी 8 पर, यहां तो आने का चांस ही नहीं है कहीं और, है ना। आप समझ पा रहे हैं। तो हम बस 0 पर और 8 पर वैल्यू निकाल लेते हैं। इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी वो मिनिमम हो जाएगी, स्मॉलेस्ट। या तो ये जो डाउन जा रहा है ये बिल्कुल डाउन चला जाएगा, इससे भी कम, या ये वाला डाउन ऐसा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, या तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू देगा या फिर ये स्मॉलेस्ट वैल्यू देगा। तो वैल्यू निकाल लेते हैं 0 पे और 8 पे। थोड़ा भारी काम है वैसे 8 पे वैल्यू निकालना, बट लेट अस सी। 0 पे तो 0 आ रही है, इट्स वेरी वेरी एविडेंट, आप देख सकते हैं। 8 पे अगर अपन वैल्यू निकालते हैं और कितना वैल्यू निकल के आ रहा है, एंड ऑफ कोर्स एक और चीज है इसके अंदर की, अगर वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो ऐसे रिजेक्ट कर देंगे अपन, क्योंकि अपने को दिख रहा होगा कि वो स्मॉलेस्ट नहीं हो सकती। दिस इज 8 का क्यूब माइनस यहाँ पे आ जाएगा 18 इंटू 8 का स्क्वायर, दैट इज 64, और यहाँ पे आ जाएगा 96 इंटू 8। तो देखो इसमें तो कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ा। दिस इज 512, ठीक है। दिस इज रफली 800, 100 इंटू 8 800 होता, और ये 20 इंटू 60 भी मान लेता हूं मैं, तो ये 1200 के आसपास है। तो डेफिनेटली यार ये वाला वैल्यू पॉजिटिव निकल के आ रहा है, डेफिनेटली नॉट अ नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, फिर इट इज 0। ठीक है भाई, नाइस क्वेश्चन। चलिए भाई इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। x अपॉन लॉग एक्स विच इज ln x, लॉग एक्स बेस ई है ये कहाँ इंक्रीज करता है, इंटरवल ऑफ इंक्रीज बताना है इसका। ऑफ कोर्स डोमेन सबसे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन में लिख लेनी चाहिए, जहां पे भी लॉग होते हैं, है ना, या साइन इनवर्स, जो भी फंक्शन रेस्ट्रिक्टेड है उसमें आपको डोमेन मेंशन कर लेना चाहिए। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें u बाई वी रूल से तो कितना आएगा,
ln x इंटू 1 x का डेरिवेटिव माइनस x इंटू ln x का डेरिवेटिव विच इज 1/x। सही है, होल अपॉन नीचे आ गया ln x का स्क्वायर, और मेरे ख्याल से अब आप ये देख सकते हैं बहुत ही इजीली ln x माइनस 1 अपॉन नीचे वाली चीज तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी डेरिवेटिव में, उसके साइन में, आई मीन वो पॉजिटिव है, तो ln x माइनस 1 बचा। ln x माइनस 1 जीरो कहां होता है सोच लो, तो ln x 1 कहां होगा, x इक्वल टू ई पर, तो x इक्वल टू ई पर डेरिवेटिव जीरो, आगे पॉजिटिव पहले नेगेटिव, खत्म। तो क्योंकि अगर x को आप सोचो ln x फंक्शन याद करो, ln x फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, तो e के आगे आपका फंक्शन ln x जो है वो 1 से बड़ा होगा, आई मीन e पर इसका वैल्यू 1 होगा, मैंने गलत मार्क कर दिया, दिस इज 1,0, ठीक है, e पर फंक्शन का वैल्यू 1 होगा, e के बाद में वो इंक्रीज करने लग जाएगा, एंड ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव आएगा डेरिवेटिव, तो ये e से इन्फिनिटी में इंक्रीज करेगा। सी ऑप्शन चॉइस इज द आंसर। डिक्रीज कहाँ करेगा बाय द वे, 0 से e, 0 मत भूल जाना बिकॉज डोमेन इज 0, पूछा नहीं है, बट 0 से e के अंदर इट विल बी डिक्रीजिंग, है ना, बॉम्बे ऑप्शन के लिए। चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट AOD क्वेश्चंस, है ना, इसको फिर से रिवाइज कीजिए एंड ऑल्सो गो थ्रू द लेक्चर जो अपन ने थ्योरी का किया था। थैंक यू।